हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में अब तक हमने 12 सेक्शंस को कवर कर लिया है और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 13 की। तो आइए जानते हैं कि सेक्शन 13 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या रिलीफ देता है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के इस लेसन में। लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन है ये कि अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा जुडिशरी का कोर्स लॉन्च हो गया है। तो आप में से जो लोग मुझसे जुडिशरी का कोर्स चाहते हैं, जुडिशरी मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डाउनलोड करनी है अनअकैडमी की ऐप को। अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करके आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन इज ए पेड सब्सक्रिप्शन होता है एंड उस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ SAVY10। इस कोड को जब आप यूज़ करेंगे तो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी की ऐप पर मेरे फ्री लाइव लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं और उसके लिए भी आपको ये कोड यूज़ करना है। तो इस कोड को यूज़ करके आप मेरे फ्री लाइव लेक्चर्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आप कोई कोर्स लेते हैं अनअकैडमी पे, किसी भी तरीके का कोई भी कोर्स आप अनअकैडमी की ऐप पे लेते हैं, तो इस कोड को लेकर, इस कोड को यूज़ करके यू विल गेट 10% ऑफ। राइट, यूट्यूब पे प्लीज़ डू सब्सक्राइब जुडिशरी एग्जाम 360 चैनल को। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे मेरी जुडिशरी की लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पे तो आप इस चैनल पे आकर मेरी लाइव क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए जुडिशरी एग्जाम 360 को एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए जुडिशरी एग्जाम 360 इस यूट्यूब चैनल को। टेलीग्राम पे आप जुडिशरी एग्जाम 360 को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरी आने वाली सारी क्लासेस का स्केड्यूल और वीडियोस का लिंक भी आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस पर क्लिक करके मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को देख सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फ्री लाइव जो लेक्चर्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम काम करते हैं, हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। और हमारा टॉपिक आज कौन सा है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि टॉपिक हमारा होगा आज सेक्शन 13 का। लास्ट वीडियो में हमने पूरा सेक्शन 12 को डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे सेक्शन 13 के बारे में। राइट, फोकस कीजिएगा सब लोग और अच्छे से समझिएगा कि सेक्शन 13 जो है ये क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। कोशिश कीजिएगा जितना हो सके उतना आप करेक्ट इंटरप्रिटेशन कर पाएँ इस सेक्शन की। मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि आप इस सेक्शन को जब भी रीड करें तो साथ में अपने बैराक ज़रूर रखें ताकि आपको ये सेक्शन पूरी तरीके से समझ में आ जाए। सो दिस सेक्शन इज़ अबाउट राइट ऑफ परचेजर और लीजी। ठीक है, राइट ऑफ परचेजर और लीजी against person with imperfect title। Is that clear? ये बात समझ में आई आपको? With imperfect title। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सेक्शन 13 है, इस सेक्शन 13 को, सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 है, उसमें हम इसको A, B, C, D ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2। इज इट क्लियर? तो मैं इस सेक्शन 13 को कुछ इस तरीके से पहले डिवाइड कर देता हूं ताकि मुझे इस सेक्शन को कम्युनिकेट करने में, समझाने में आसानी रहे। राइट, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। इज इट क्लियर? इस सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 को आप इस तरीके से डिवाइड कीजिए। ये देखिए, A, B, C एंड D। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 जो ये बोलता है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल ऑल्सो अप्लाई as far as may be to contracts for the sale or hire of movable property।
ये सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। लेकिन इस सब सेक्शन 2 को पढ़ने से पहले हम इन चारों पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है और डी में क्या है। तो यहाँ पे जो 4 सिचुएशंस हैं, उन 4 सिचुएशंस को समझने के लिए मैं ये चाहूँगा कि एक बार आप सेक्शन की हेडिंग को पढ़ लें, जिससे कि सेक्शन को इंटरप्रिटेट करना आपके लिए ईजी रहे। ठीक है, सो देखिए, राइट ऑफ परचेजर और लीजी। तो यहाँ पे बात की जा रही है परचेजर की या लीजी की अगेंस्ट पर्सन विथ इम्परफेक्ट टाइटल, यानी कि जिसके पास एब्सोल्यूट टाइटल नहीं है, उसके अगेंस्ट में क्या राइट मिलेगा, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए पहला पॉइंट, ठीक है, सो व्हेन ए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में इम्परफेक्ट टाइटल है या नो टाइटल है, सो द परचेजर और लीजी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर हैज द फॉलोइंग राइट्स। अभी एक्सप्लेन करके सारा आपको समझा देता हूं, अच्छे से फोकस करके समझ लीजिएगा। ये देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 का हम जो क्लॉज ए है, इस क्लॉज ए को देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, ये ज़रा देखो, यहाँ पे देयर कुड बी ए पर्सन, जो कि वेंडर हो सकता है, जो कि लीजर हो सकता है और वो सेलर भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी पर्सन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब वेंडर हो, आइदर वेंडर हो या लीजर हो या यहाँ पे कौन है, सेलर है। इस पर्सन ने अपनी एक प्रॉपर्टी को सेल किया है, एक प्रॉपर्टी को सेल किया है। अब जिस प्रॉपर्टी को सेल किया है, लेट्स से दैट प्रॉपर्टी जो है, उस प्रॉपर्टी में देयर आर 3 फ्लोर्स, 3 स्टोरी वो है, बिल्डिंग है। ठीक है, उसके हम बोल सकते हैं कि देयर आर 3, यू कैन से 3 उसके पार्ट्स हैं और यू कैन से उसमें 3 फ्लोर्स हैं। और पूरी प्रॉपर्टी को सेल करने का उसने क्या कर लिया है, पूरी प्रॉपर्टी को सेल करने का उसने एग्रीमेंट कर लिया है और एडवांस भी ले लिया है। ठीक है, तो यहां पे जो बायर है उसने उसको एडवांस पेमेंट कर दिया है। इज इट क्लियर? तो यहां बायर की साइड से क्या हो गया, बायर की साइड से उसने लेट्स से एडवांस पेमेंट ले लिया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में मैं सेलर कोट कर रहा हूं, मैं सेलर कोट कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या होता है, उसके बाद में ये पता लगती है बात, ये फैक्ट सामने आता है कि वो जो सेलर है उसके पास पूरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप ही नहीं है। उसके पास तो जो ओनरशिप है वो सिर्फ 1/3 ऑफ दैट प्रॉपर्टी, 1/3 प्रॉपर्टी की ओनरशिप है और जो बाकी की 2/3 ओनरशिप है वो उसके ब्रदर्स के पास में है। सेलर के जो ब्रदर्स हैं उनके पास 2/3 ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी है। ओके, तो अब यहां पे किसके साथ गलत हुआ है, किसको गलत कमिटमेंट किया गया था, तो यहां पे जो रॉन्ग कमिटमेंट था वो रॉन्ग कमिटमेंट किया गया था, किसको, बायर को कमिटमेंट किया गया था। तो अब वो बायर क्या करेगा, राइट, वो बायर यानी कि वो परचेजर, वो, और यू कैन से हम लोग यहाँ पे लीजी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ, हमारा जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में हम सिर्फ परचेजर लिख रहे हैं। तो अब ये परचेजर क्या कर सकता है, अब ये उसको बाउंड करेगा, किसको बाउंड करेगा, सेलर को इस बात के लिए बाउंड करेगा, उसको कंपेल करेगा कि जो पोर्शन उसके पास, जिस पोर्शन की उसके पास ओनरशिप आ गई है, ठीक है, मान लो अब ये आपने कहा कि सर ओनरशिप आ गई है, तो मैंने बोला देखो ओनरशिप जो है वो सब्सिक्वेंटली एक्वायर कर ली है, ओनरशिप पहले नहीं थी, बाद में सब्सिक्वेंटली एक्वायर की है, और जो सब्सिक्वेंट एक्विजिशन हुआ है वो भी पूरी प्रॉपर्टी का नहीं हुआ है, वो भी 1/3 प्रॉपर्टी का हुआ है। तो इस केस में बेसिकली जो सेलर था वो अपने ब्रदर्स की प्रॉपर्टी यानी कि उनकी जो फैमिली प्रॉपर्टी थी उस फैमिली प्रॉपर्टी को बेचने का उसने पहले एग्रीमेंट कर लिया। जब बायर ने केस फाइल किया तब तक उसके पास प्रॉपर्टी की 1/3 ओनरशिप आ चुकी थी, 1/3 पूरी प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट किया था।
तो अब परचेजर क्या कर सकता है, लीजी क्या कर सकता है, वो उसको कंपेल कर सकता है कि जितना उसके पास ओनरशिप आ गई है टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए तो वो क्या डिमांड कर लेगा, उसके लिए वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर लेगा, टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट, आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? समझ में आई मेरी बात? यहां पे कौन किसको बाउंड कर रहा है, यहां पे बेसिकली जो परचेजर है वो बाउंड कर रहा है सेलर को, और सेलर को ये बोल रहा है कि पहले माना कि आपके पास ओनरशिप नहीं थी, लेकिन अब आपके पास जैसी भी ओनरशिप है, जो भी ओनरशिप है, उतनी प्रॉपर्टी तो मैं आपसे डिमांड कर ही सकता हूं, क्योंकि आपने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया था, तो उतने पार्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पे ये मैंने बता दिया आपको ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट बता दिया, और ए पॉइंट में ये लिखा हुआ है इफ द वेंडर और लीजर हैज सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। ध्यान से पढ़िएगा सेक्शन को, उसमें ये लिखा हुआ है एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी द परचेजर और लीजी में कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। अगर आपके पास प्रॉपर्टी का 1/3 इंटरेस्ट आया है तो आप हमें 1/3 ही दे दीजिए। इज इट क्लियर? 1/3 ही दे दीजिए, जितना आपके पास में इंटरेस्ट है उतना भी अगर आप दे देंगे दैट इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि अब देखते हैं पॉइंट नंबर बी। ठीक है, सेक्शन 13 ही चल रहा है और सेक्शन 13 में पॉइंट नंबर बी चल रहा है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में देखिएगा, नाउ यहां पे, ठीक है, where the concurrence of other person is necessary for validating the title and they are bound to compel at the request of the vendor or leaser, the purchaser or leasee may compel him to procure such concurrence or conveyance। अब देखिए ये पूरा किस में लिखा हुआ है, ये पूरा पॉइंट जो है ये सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 का बी पॉइंट है। मैं बोल के बता रहा हूं, आप इसको अपनी बुक में से या अपने बैराक को ओपन करके आप वहां पे ये सेक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बेसिकली यहां पे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रहा हूं। अब देखिए, अब यहां पे वेंडर है और वेंडर जो है वो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है। अब इस वेंडर की क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूं। एंड ही इज हैविंग इम्परफेक्ट टाइटल, उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है और वी कैन से उसके पास टाइटल ही नहीं है। ये वेंडर जो है ना, इस वेंडर को बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो मिली है गिफ्ट में, इसके ग्रैंडफादर ने इसको प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी है। ठीक है, और उसके बाद में इसके ऊपर कंडीशन भी लगा दी है, उसके ऊपर कंडीशन भी लगा दी है कि अगर वो प्रॉपर्टी को सेल करेगा, अगर वो प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो पहले उसको क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंसेंट लिए बिना वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। यानी कि ये जो सेलर है इसको प्रॉपर्टी किसी और पर्सन से मिली है। यहां पे मैंने ग्रैंडफादर का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अगर तुम इस प्रॉपर्टी को सेल करोगे तो तुम्हें क्या चाहिएगी, ठीक है, प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए तुम्हें कंसेंट चाहिएगी। अब ओनर है वो क्या है, दूसरा पर्सन है। अब यहां पे देखना, यहां पे पर्सन आ गया हमारा कौन, परचेजर। परचेजर ने एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन जिससे वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसका टाइटल तो क्या है, उसका टाइटल तो इम्परफेक्ट है। टाइटल उसका इम्परफेक्ट है, और इम्परफेक्ट मतलब क्लियर टाइटल नहीं है, और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसको जिनसे प्रॉपर्टी मिली है उन्होंने ये कंडीशन लगा दी थी उसके ऊपर कि वो प्रॉपर्टी को तब तक सेल नहीं कर सकता जब तक वो उनकी कंसेंट ना ले ले। जैसे कि मैंने आपको अभी जो एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम्पल ने मैंने बोला कि ग्रैंडफादर की उसको क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट यहाँ पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ग्रैंडफादर की उन्होंने कंसेंट यहाँ पे नहीं ले रखी। ठीक है, कंसेंट यहाँ पे नहीं ले रखी। अब
ठीक है, अब यहां इस एग्जाम्पल में देखिएगा एक ट्विस्ट जो है बड़ा मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। प्रॉपर्टी जो वेंडर को ट्रांसफर की गई थी, इट फर्दर प्रोवाइडेड दैट द ग्रैंडफादर इज बाउंड टू गिव कंसेंट व्हेनेवर अप्रोच्ड बाय, व्हेनेवर जब कौन करेगा, अप्रोच करेगा कौन, वेंडर, यानी कि ग्रैंडसन जब भी अप्रोच करेगा तो वो क्या करेंगे, कंसेंट जो है वो दे देंगे। तो यहां पे अब जो पर्सन है, जो बायर है, वो बायर इसको कंपेल करेगा, किसको कंपेल करेगा, वेंडर को कंपेल करेगा, वो इसको बाउंड करेगा टू प्रोक्यूर सच कॉन्करेंस। ठीक है, उनकी कंसेंट लेकर आए और वैलिडेट करवाए ट्रांसफर को, एंड वैलिडेट द ट्रांसफर, वैलिडेट द ट्रांसफर। मैं एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में वापस से इस एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। वेंडर यहां पे सेलर है और ये जो प्रॉपर्टी है इसको किससे मिली है, ये प्रॉपर्टी इसको इसके ग्रैंडफादर से मिली है। लेकिन ग्रैंडफादर ने प्रॉपर्टी देते टाइम पे साथ में ये भी कहा था कि वो प्रॉपर्टी को सेल तब कर सकता है जब वो अपने ग्रैंडफादर की कंसेंट ले ले। ठीक है, तो उसको सिंपली क्या करना है, उनको अप्रोच करना है, उनको अप्रोच करके उनकी कंसेंट लेनी है और कंसेंट लेके क्या करना है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। अब विदाउट ऑब्टेनिंग दी कंसेंट, मतलब वेंडर ने पहले ग्रैंडफादर की कंसेंट नहीं ली है और उससे पहले ही उसने प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट कर दिया है। तो यहां जो बायर है, परचेजर है, वो कंपेल कर सकता है वेंडर को। वेंडर यहां पे कौन है, यहां पे वेंडर है सेलर। उसको कंपेल करेगा कि आप उनकी कंसेंट लो। ठीक है, उनकी कंसेंट लो और ये उसके लिए रिक्वायर्ड होगा और उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो परचेजर को मिल सकती है। इज दैट क्लियर? अब पॉइंट समझ में आया सब लोगों को? आई रियली होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं है इस पॉइंट में, इसलिए मैंने एक बार फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 13 का ही सबसेक्शन 1 है जिसका कि सी पॉइंट है। तो अब मैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी जिसे हम कहते हैं, अब उसके बारे में बात कर रहा हूं। अभी पूरा सेक्शन 13 ही चल रहा है। यहां पे बेयर एक्ट से प्लीज रीड कीजिए, बुक में से रीड कीजिए, मैं बेयर एक्ट का सेक्शन जो है वही रीड कर रहा हूं। वेयर द वेंडर प्रोफेस टू सेल अनएनक्यूम्बर्ड प्रॉपर्टी, अनएनक्यूम्बर्ड प्रॉपर्टी, बट द प्रॉपर्टी इज मोर्गेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी एंड द वेंडर हैज in fact only a right to redeem it. The purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain a valid discharge and wherever necessary also a conveyance from the mortgagee. ये इसका सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट देखो कैसे काम करता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी देखो एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी, जो सेलर है ना, उसने प्रॉपर्टी को पहले से ही किसी के पास में मोर्गेज कर रखा है। गेटिंग माई पॉइंट? और जब वो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा था तब उसने ये कहा था कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का चार्ज नहीं है। दिस इज अनएनक्यूम्बर्ड, अनएनक्यूम्बर्ड कहा। ठीक है, और तो यहां पे जो वेंडर है बेसिकली ही प्रोफेस टू सेल। बहुत सिंपल एग्जांपल है, अभी समझ में आ जाएगा। सो ही बेसिकली प्रोफेस टू सेल अनएनक्यूम्बर्ड प्रॉपर्टी। अनएनक्यूम्बर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके ऊपर किसी का कोई चार्ज ना हो, जिस प्रॉपर्टी को आपने किसी के पास में मोर्गेज ना कर रखा हो। और वेंडर के पास में यहाँ राइट टू रिडीम भी है, उसके पास यहाँ पे राइट टू रिडीम भी अवेलेबल है। ये वेंडर वो है जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है। पहले इसने अपनी प्रॉपर्टी को किसी के पास मोर्गेज कर रखा था। ठीक है, लेट्स से कि बैंक के पास में प्रॉपर्टी को मोर्गेज कर रखा था। तो बैंक के पास ये प्रॉपर्टी जो थी, ये प्रॉपर्टी मोर्गेज थी। और अब गेटिंग माय पॉइंट? परचेजर को ये बोल दिया कि प्रॉपर्टी पे कोई मोर्गेज वगैरह नहीं है। बाद में परचेजर को बात पता लगी तो परचेजर बोलेगा कि जब मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं
तो आप मुझे इस प्रॉपर्टी का क्लियर टाइटल दिलवाइए, मतलब इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज से फ्री करवाइए। अब यहाँ पे हम ये भी बात देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है, यानी कि जितने अमाउंट में प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, वो इतना अमाउंट है कि उससे मॉर्गेज को सेटिस्फाई किया जा सकता है, मतलब प्रॉपर्टी को मॉर्गेज फ्री करवाया जा सकता है। लेट्स से जो प्रॉपर्टी की डील हुई थी उसका अमाउंट था 10 करोड़, और जो मॉर्गेज का अमाउंट है वो 10 करोड़ के अंदर ही आता है, मतलब दैट अमाउंट डजंट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज। तो उस केस में क्या होगा, यहां पे जो परचेजर है वो इसको कंपेल करेगा, किसके लिए, टू रिडीम दी प्रॉपर्टी। वो बोलेगा कि ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी को क्या कीजिए, इस प्रॉपर्टी को रिडीम करवाइए, ठीक है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे जो वो उसको कंपेल कर रहा है, यहाँ पे कंडीशन जो इम्पॉर्टेंट है, वो कंडीशन इम्पॉर्टेंट ये है कि रिडम्पशन अमाउंट जो होता है वो अमाउंट एक्सीड नहीं कर रहा परचेज मनी से, नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी, नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? ठीक है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 का ये जो क्लॉज सी है, ये आई होप अब आपको पूरी तरीके से क्लियर है। उसके बाद में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में अब डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 13 का, सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 का क्लॉज डी। ठीक है, देखिए यहां पे क्या होगा। नाउ इन दिस सिचुएशन, यहां भी वेंडर जो है, आपने देखा होगा इन सारे एग्जाम्पल्स में एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी ये है कि जो भी वेंडर है या जो लीजर है उसको कौन बाउंड कर रहा है, उसको कंपेल कौन कर रहा है, उसको कंपेल कर रहा है यहाँ पे कौन, उसको कंपेल करने का काम कर रहा है जो परचेजर है या बायर है। अब यहाँ पे देखिए वेंडर और लीजर है, ठीक है, और प्रॉपर्टी की यहाँ भी क्या हो गई है, यहाँ भी प्रॉपर्टी की हो गई है डील। अब यहाँ पे देखिए वो जो सूट है वो सूट हो चुका है डिसमिस्ड, प्रॉपर्टी की डील हो गई, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल किया, लेकिन सूट हो गया डिसमिस। और सूट डिसमिस क्यों हो गया, तो उसका ग्राउंड ये बताया गया कि जो सेलर है उसके पास में टाइटल ही नहीं है, उसके पास में क्या नहीं है, टाइटल नहीं है, वांट ऑफ टाइटल, और यू कैन से उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? उसके पास टाइटल नहीं है और वी कैन से इम्परफेक्ट टाइटल है। तो यहां इस केस में क्या होगा, यहां इस केस में जो अमाउंट पेड है, जो बायर ने अमाउंट पे किया है ना, अमाउंट पेड किसने, जो बायर है या जो परचेजर है, वो क्या कर सकता है, वो अपना अमाउंट रिफंड मांग सकता है, ठीक है, वो उस अमाउंट का रिटर्न जो है वो मांग सकता है। तो वो अपने डिपॉजिट को विथ इंटरेस्ट डिमांड कर सकता है। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? यहां पे भी बेसिकली कंपेल किया जा रहा है, यहां पे भी कंपेल किया जा रहा है, जो अमाउंट का पेमेंट हो चुका है उसका रिटर्न मांगने के लिए कंपेल किया जा रहा है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? और सेक्शन, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक पूरी तरीके से क्लियर है। और सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 जो है वो कहता है द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 शैल ऑल्सो अप्लाई as far as may be to contract for the sale or hire of movable property। तो दो सेक्शंस हमने देखे, दो सब सेक्शंस इनफैक्ट हमने यहां पे देखे हैं, और दो सब सेक्शंस किसके बारे में है, तो ये पूरा का पूरा जो सब सेक्शन है ये बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। और ये जो सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 है ये किसके बारे में बात कर रहा है,
ये बात कर रहा है यहाँ पे, इसने मूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पे शामिल कर दिया। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में चाहे सेल हो या फिर उसका हायर हो, आइदर सेल और हायर, तो जो प्रोविजंस सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में है वो 13 सब सेक्शन 2 में भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। वहां भी जो परचेजर है वो कंपेल कर सकता है किसको, सेलर को या वेंडर को। बस चेंज क्या आ रहा है, चेंज यहां पे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे, कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे कंपेल कर सकता है उनको डिस्कस कर रहे थे, और यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई। राइट, सो आई रियली होप कि सेक्शन 13 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 आपको प्रॉपरली समझ में आ गया है, और इस सेक्शन में भी आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो भी सजेशन है या आपके फीडबैक्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।